प्रिय विद्यार्थियों, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रैयतवाड़ी व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामान्यतः रैयतवाड़ी व्यवस्था एक वैकल्पिक व्यवस्था थी जो स्थायी बंदोबस्त के साथ कंपनी के मोह भंग होने के कारण एक विकल्प के रूप में सामने आई। इस व्यवस्था के लिए उत्तरदायी एक महत्वपूर्ण कारण विचारधारा एवं दृष्टिकोण का प्रभाव था। अन्य शब्दों में ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में भारत में किए जाने वाले भू राजस्व की प्रक्रिया शास्त्रीय अर्थशास्त्र तथा रिकार्डों के लगान सिद्धांत से प्रभावित थी। रिकार्डो का ये मानना था कि कृषि उत्पादन से कृषि उपकरण के मूल्य एवं किसानों के श्रम के मूल्य के अंश को अलग करने से जो रकम बचती है वह विशुद्ध अधिशेष होता है। लगान की दृष्टि से उसके एक भाग पर सरकार अपना दावा कर सकती है। उसी प्रकार जमींदार एक निर्भर वर्ग है जो स्वयं तो उत्पादन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन केवल भूमि पर स्वामित्व के आधार पर वह भूमि के अधिशेष पर अपना दावा करता है। अतः उस पर कर लगाया जाता है तो भूमि का उत्पादन दुष्प्रभावित नहीं होगा। मुनरो और एल्फिंस्टन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों एवं स्कॉटिश प्रबोधन का भी असर माना है। स्कॉटिश प्रबोधन के तहत जमींदारों की आलोचना की गई थी तथा स्वतंत्र किसानों में आस्था प्रकट की गई थी। इसके अतिरिक्त रैयतवाड़ी व्यवस्था पर भी पितृसत्तावादी दृष्टिकोण का भी प्रभाव माना जाता है। मुनरो का ये मानना था कि दक्षिण भारत में भूमि पर राज्य का ही स्वामित्व रहा था तथा राज्य प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व की वसूली करता था। राज्य का नियंत्रण कमज़ोर पड़ने के बाद पोलीगार जैसे बिचौलिए जो स्थानीय जमींदार थे ने भू राजस्व के संग्रह की शक्ति अपने हाथों में ले ली। रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रेरित करने में भौतिक अभिप्रेरणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए अब कंपनी को ऐसा महसूस होने लगा था कि स्थायी बंदोबस्त उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है तथा इससे कंपनी भविष्य के लाभ से वंचित हो गई है। एक अन्य कारण यह भी था कि मद्रास प्रेसिडेंट में निरंतर युद्ध और संघर्ष के कारण कंपनी पर वित्तीय दबाव बहुत ज़्यादा था। इसलिए भी कंपनी ने मध्यस्थ और बिचौलियों के अंश को समाप्त करने का प्रयास किया। तीसरे, बंगाल में जो जमींदार वर्ग था, लेकिन पश्चिम व दक्षिण भारत में भू राजस्व प्रबंधन के लिए कोई स्पष्ट वर्ग नहीं था। कर्नल रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 माइल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया, किंतु कर्नल रीड का इससे विश्वास टूटने पर थॉमस मुनरो का विश्वास इस पर और भी गहरा गया। मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया। फिर आगे मद्रास के गवर्नर की हैसियत से उसने 1818 ईस्वी एवं इसके पश्चात मद्रास में इसे लागू किया। उसी प्रकार मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी। रैयतों के पंजीकरण की व्यवस्था भी रैयतवाड़ी पद्धति का ही एक अंग था, जिसके अंतर्गत पंजीकृत रैयतों यानी किसानों को भूमि का स्वामित्व माना गया तथा बिना किसी मध्यस्थ और बिचौलिए के प्रत्यक्षतः इनके साथ भू राजस्व का प्रबंधन किया गया। स्थायी बंदोबस्त की तरह ही इस व्यवस्था के अंतर्गत भी भूमि बेची जा सकती थी। रैयतवाड़ी क्षेत्र में
सामुदायिक संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में कर दिया गया। इसके बाद इस क्षेत्र में भू राजस्व की व्यवस्था स्थायी रूप में नहीं वरन अस्थायी रूप में की गई। समय समय पर इसका पुनर्निरीक्षण भी किया जाता था। अधिकारियों के द्वारा कृषि भूमि का सर्वेक्षण कराया गया तथा संबंधित भूमि की उत्पादक क्षमता को भू राजस्व का आधार बनाया गया। यह सामान्यतः कुल उत्पादन का 2.5 भाग होता था। किसानों को यह छूट दी गई थी कि वे जिस प्रकार की भूमि को जोतना चाहें उसी प्रकार की भूमि को ग्रहण करें, लेकिन भूमि के आधार पर ही उन्हें राजस्व अदा करना होगा। परंतु 1820 ईस्वी के बाद इस व्यवस्था में परिवर्तन आने लगा। किसानों का ये विकल्प समाप्त कर दिया गया तथा उन पर जबरदस्ती भूमि जोतने के लिए दबाव डाला गया। दूसरा बदलाव यह आया कि भूमि के वास्तविक सर्वेक्षण के बदले अनुमान के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाने लगा। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि इस काल में किसानों का व्यापक शोषण हुआ। इस बात का खुलासा मद्रास यातना आयोग के द्वारा किया गया। परंतु 1855 ईस्वी के पश्चात स्थिति में कुछ सुधार देखा गया, जब भू राजस्व की राशि पहले की तुलना में कम की गई। कालांतर में इस पद्धति को एल्फिंस्टन के द्वारा बॉम्बे में लागू किया गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आरंभिक सर्वेक्षण प्रिंगले के अंतर्गत करवाया गया। प्रिंगले के प्रबंधन पर रिकार्डो के लगान सिद्धांत का प्रभाव परिलक्षित होता था, इसलिए भू राजस्व की राशि अधिकतम रूप में निर्धारित की गई। परंतु इसके परिणाम स्वरूप किसानों को अत्यधिक परेशानी होने लगी, क्योंकि उन्हें पहले की अपेक्षा कहीं अधिक राशि चुकानी होती थी। इसके बाद विंगेर और गोल्ड स्मिथ के द्वारा नए सर्वेक्षण कराए गए। इन नए सर्वेक्षणों के अंतर्गत भू राजस्व के निर्धारण में किसी विशेष सिद्धांत को आधार न बनाकर वास्तविक सर्वेक्षण को आधार बनाया गया। इस प्रकार 1836 ईस्वी के पश्चात बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थिति में आंशिक रूप से थोड़ा बहुत सुधार देखने में आया। रैयतवाड़ी पद्धति को लागू करने के निम्नलिखित 2 उद्देश्य थे। नंबर 1 राज्य की आय में वृद्धि और नंबर 2 है रैयतों की सुरक्षा। पहला उद्देश्य तो पूरा हुआ, लेकिन दूसरा उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, क्योंकि शीघ्र ही किसानों ने ऐसा अनुभव किया कि कहीं जमींदारों के बदले अब राज्य सरकार ही बड़े जमींदार की भूमिका निभा रही थी। भू राजस्व की राशि रैयतवाड़ी क्षेत्र में अधिकतम रूप में रखी गई थी, तब उसका समय समय पर पुनर्निरीक्षण किया गया। वस्तुतः स्थिति यह भी थी कि किसान इतनी बड़ी राशि चुकाने में असमर्थ थे। नतीजा यह हुआ कि वे भू राजस्व की रकम तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु महाजनों से कर्ज लेने और ऋण जाल में फंसते चले गए। क्योंकि भू राजस्व अत्यधिक होने के कारण भूमि की और लोगों का आकर्षण कम हो गया। अतः आरंभ में महाजनों ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में रुचि कम दिखाई, परंतु 1836 ईस्वी के पश्चात बॉम्बे तथा 1855 ईस्वी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर कृषक वर्ग का आकर्षण भूमि के प्रति बढ़ गया। अब धीरे धीरे भूमि का हस्तांतरण किसानों से महाजनों की ओर होने लगा। दूसरी ओर रैयतवाड़ी क्षेत्र में कुछ समृद्ध किसानों ने भूमि को खरीदकर अपनी जोत को अत्यधिक बढ़ा लिया और वे फिर भूमिहीन किसानों को बटाई पर भूमि देने लगे। इस स्थिति को कृत्रिम जमींदार वर्ग के उदय के रूप में देखा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक नज़र में। भू राजस्व प्रबंध के विषय में ब्रिटिश भारत में लागू की गई स्थायी बंदोबस्त के बाद ये दूसरी व्यवस्था थी, जिसके सूत्रधार थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामाल जिले में लागू किया गया।
यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भाग, मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, पूर्व पर लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। इस पद्धति में किसान को 33% से 55% के बीच लगान कंपनी को अदा करना होता था। 1836 ईस्वी के बाद विंगेर और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन किया है। थैंक्स।